कली बावली। आज प्रस्तुत है श्री एस कंदस्वामी के मूल तमिल नाटक का ये हिंदी रूपांतर, कली बावली। मम्मी, 6:30 बज गए और डैडी अभी तक क्यों नहीं आए कलकत्ते से? मम्मी, क्या कहा विजय? मैं पूछ रहा हूँ, 6:30 बज गए और डैडी अभी तक क्यों नहीं आए? तुम कह रही थी ना कि आज शाम को 5-6 बजे तक आ जाएंगे। आते ही होंगे। तू इस नई किताब की तस्वीरें देख। मम्मी, आज डैडी तुम्हारा गाना सुनेंगे। ओहो, ये तोता। मम्मी, आज तुम डैडी को गाना सुनाओगी ना? ये तोता भी सुनाना चाहता है। इस तोते की टाएं टाएं सुनते सुनते मेरा दिमाग चकराने लग गया है। जा, इसका पिंजरा बरामदे में रखा। विजय, सुना नहीं तूने? ले जा रहा हूँ मम्मी। वो कहकर भी अभी तक क्यों नहीं आए? खुद ही कहा था कि आज मेरा गाना सुनेंगे। मम्मी, डैडी आ गए। डैडी आ गए। आ गए? कहाँ है? अच्छा जी, मम्मी को खूब बनाया, मम्मी को खूब बनाया। हाँ, मम्मी को खूब बनाया। विजय, तूने मुझे बनाने के लिए झूठ बोला, मेरे साथ छल किया। क्या छल करने के लिए तेरे डैडी काफी नहीं है? कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझता। सभी पत्थर हैं, पत्थर है सब। हेलो, हाँ, मैं सुमन बोल रही हूँ। आप कलकत्ता से बोल रहे हैं? लेकिन आपने तो कहा था आज शाम आप वापस लौट आएंगे। क्या वहां एक दिन के लिए और रुकना पड़ेगा? म्यूजियम की गवर्निंग बॉडी से बातचीत करने के लिए? ओह, मैं और विजय यहाँ घर में आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं आज दिन भर संगीत का रियाज करती रही। क्या? ठीक है। नहीं, मुझे नाराज होने का क्या हक है? हाँ, आप आर्किटेक्ट हैं, आपको अपने करियर के लिए तो। कौन? विजय? हाँ, यहीं बैठा है। डैडी का फोन है मम्मी, मैं भी उनसे बात करूंगा। अच्छा ठीक है, कह दूंगी। मम्मी, फोन बंद कर दिया। मैं डैडी से बात करना चाहता था। मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि जब मैं फोन पे बात करूं ना तो बीच में ना बोला कर। और आज तूने फिर बीच में बोला। मम्मी, भूल हुई। फिर कभी ऐसी भूल करेगा? बोल। मम्मी, मम्मी, आज तुमने मुझे मारा। मैं तुझे सबक सिखाने के लिए और मारूंगी। मैं डैडी से कहूंगा कि मम्मी ने मुझे मारा था। हाँ, बताना, और ये भी बताना। मैं आज सब रिश्ते नाते, मम्मी, किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं। मैं आज सब रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी, सब कुछ नाश कर दूंगी। मैं आज ये तानपुरा, ये तोते का पेड़, और ये मैं हाथ छूंगा। किसी को मेरी परवाह नहीं है। हे भगवान, ये आज मैंने क्या कर दिया? सब कुछ तोड़ डाला, तानपुरा भी तोड़ डाला, और विजय को प्राणों से भी प्यारे अपने बच्चे को मारा पीटा। ये एकाएक मुझे क्या हो गया था? हाँ? मैंने क्यों उनका गुस्सा विजय पर उतारा? लेकिन मुझे उन पर क्यों गुस्सा है? मुझे समझना चाहिए कि एक आर्किटेक्ट के रूप में उन्हें पहली बार नाम कमाने का मौका मिला है। ये क्या भाई, मेरे गले में हार? जोसेफ, ये क्या है? और फूलों का ये हार मिसेज आनंद के लिए। अरे, फूलों का हार मेरे लिए क्यों? निर्मला, मैंने कौन सा तीर मारा है? सुमन, मिस्टर आनंद की सफलता तुम्हारी सफलता है। तुम्हारे सौभाग्य से आनंद बाबू के जीवन में सुनहरा दिन आया है। हाँ आनंद, ये दिन वाकई एक सुनहरा दिन है।
म्यूजियम की इमारत के लिए आई हुई 15 एंट्रियों में से गवर्निंग काउंसिल ने तुम्हारे ही मॉडल को चुना है। आनंद, आज तुम राष्ट्रीय वास्तुकला गगन के जगमगाते सितारे हो। जोसेफ भाई, इनकी तारीफ करते करते आप मेरी चाय पीना न भूल जाएं। बस सुमन, तुम्हारी ये चाय तो बस। अरे वाह वाह, आज ये तोता भी खुश नजर आ रहा है। जोसेफ, मेरा ये तोता घर के मूड को खूब पहचानता है। सुमन, तुम्हारे पतिदेव म्यूजियम के निर्माण का काम हाथ में लेकर एकदम हीरो बन गए हैं। अपने इस हीरो पर दोहरी नजर रखना। आनंद तो बहुत ही बिजी, बहुत ही व्यस्त हो जाएगा। आए दिन ये हवाई जहाज से कलकत्ते की ओर उड़ता नजर आएगा। अब तो तुम अक्सर बाहर आ करोगे? हाँ, ऐसा ही लगता है। म्यूजियम के काम के कारण व्यस्तता इतनी बढ़ जाएगी कि अब तो मैं भी काम में लग जाऊंगी। काम में लग जाओगी? क्या मतलब? ये चिट्ठी आज शाम को ही आई है। कैसी चिट्ठी? अपॉइंटमेंट लेटर। कॉलेज में मुझे होम साइंस के लेक्चरर की जगह मिल गई है। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाई हो। देखो वो चिट्ठी। बहुत अच्छी तनख्वाह है। सुमन, तुमने लेक्चरर की पोस्ट के लिए कब अप्लाई किया था? वाह, भूल गए? 3 महीने पहले जब मैंने पूछा था तो तुमने खुद ही तो कहा था कि अप्लाई कर दो। अरे हाँ, याद आया। मैंने सोचा था कि जब तुम्हारे पास एमएससी फर्स्ट क्लास की डिग्री है तो उसका कुछ तो उपयोग होना ही चाहिए। भगवान ने अच्छा ही किया कि मुझे ये नौकरी मिल गई, वरना उधर तुम कलकत्ते में अपने काम में व्यस्त रहते और इधर मैं घर में अकेली बुरी तरह बोर होती। क्यों? नहीं डियर। डार्लिंग, क्या तुम मुझे नौकरी करने की इजाजत नहीं दोगे? अरे ये क्या कह रही हो सुमन? तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैंने आज तक तुम्हें किसी काम से रोका है। तो फिर तुम्हें इस नौकरी पर आपत्ति क्यों है? नंबर 1, जब मैं म्यूजियम के काम के बाद घर लौटूंगा तो मैं तुम्हें मिस करूंगा। नंबर 2, विजय की देखरेख भी जरूरी है। और नंबर 3, कॉलेज में पढ़ाना तुम जैसी संवेदनशील कलाकार युवती के स्वभाव के विरुद्ध है। नंबर 4, देश के सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्रीमान आनंद की धर्मपत्नी कोई काम न करके केवल कल्पना लोक में विचरती रहे। मुझे गलत मत समझो सुमन, अगर तुम मुझसे पूछती ही हो तो मैं इस नौकरी की ऑफर स्वीकार करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे, रूठ गई? नहीं तो मेरी ओर देखो। ठीक है, मैं कॉलेज वालों को इनकार किए देती हूँ। ओह, तुम कितनी अच्छी हो मेरी सुमन, मेरी गुड़िया। मम्मी। क्या बात है विजय? अरे तबीयत तो ठीक है ना बेटे? मम्मी, मुझे ठंड लग रही है। देखो तो, अरे तुझे तो बुखार है। तूने ये स्वेटर क्यों उतार दिया बेटे? चला इसे, जल्दी पहन ले। मेरा राजा बेटा, अब तू लेट जा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ओहो, ये किसका फोन आ गया? वो उधर काम में लगे हैं। और हेलो, मिसेस आनंद हियर। हाँ जोसेफ भाई, हाँ कहिए। क्या कहा? निर्मला अजीब मुसीबत में फंस गई है? क्या हुआ? हाँ, मुझे मालूम है। निर्मला ने आज अपने स्कूल में संगीत का कार्यक्रम रखा हुआ था। क्या कलाकार ने आखिरी वक्त पर मना कर दिया? ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बोलिए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं गाऊं? नहीं, मेरा तो कई महीने से रियाज छूटा हुआ है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं... हाँ, आप उन्हीं से बात कर लीजिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। सुनिए, आपका फोन है। किसका फोन है? जोसेफ भाई का। इनसे बात करने के बाद आप जरा डॉक्टर को फोन कर दीजिए। क्या बात है? विजय को बुखार है। अच्छा, आप बात कीजिए, मैं विजय के पास जाती हूँ। अरे लेटे रहो बेटा, तेरे डैडी डॉक्टर को फोन कर रहे हैं।
अभी आता होगा, फिर मेरा बेटा भला चंगा हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है। और हाँ सुमन, जोसेफ और निर्मला हमारे मित्र हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम आज निर्मला के स्कूल में गाओ की। लेकिन मैंने तो अरसे से रियाज नहीं किया है। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम बिना रियाज के भी 1 घंटे तक बखूबी गा सकती हो। नहीं। और फिर हमें निर्मला की इज्जत का भी ख्याल करना होगा। लेकिन विजय बीमार है और मेरा मूड कुछ। विजय की देखभाल मैं कर लूंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जोसेफ ने बताया है कि अखबारों के रिपोर्टर्स भी वहां पहुंच रहे हैं। अब तुम जाने की तैयारी करो। ठीक है, सरकार का हुक्म सर आंखों पर। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। सुमन, कहिए। सुमन भाई, अभी जोसेफ ने फोन पर बताया कि तुम्हारे कल रात के संगीत कार्यक्रम की अखबारों में बहुत ही अच्छी समीक्षा छपी है। मैं देख चुकी हूँ, मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी उन्होंने। अच्छा, अब वो अखबार जरा दिखाना मुझे। ये रहा। बहुत अच्छे। गायकी में उस्तादी। वाह वाह। लगता है जोसेफ ने एहसान चुकाने के लिए तुम्हारी ये प्रशंसा खुद ही अखबार में छपवाई है। तो तुम क्या समझते हो, मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे विचार में ये जरूरत से ज्यादा प्रशंसा है। तुम इसलिए कह रहे हो कि तुमने अरसे से मेरा संगीत नहीं सुना। लेकिन उसके लिए समय कहाँ है। समझी। लगता है मेरी बात से तुम्हारे मन को ठेस लगी है। ओह भाई, मैं अपराधी हूँ, भूल चूक की माफी चाहता हूँ। सुमन, मैं कल शाम को जरूर तुम्हारा संगीत सुनूंगा। लेकिन कल सुबह तो तुम कलकत्ते जा रहे हो। अरे हाँ, कल मुझे म्यूजियम की जमीन देखने के लिए कलकत्ते जाना है, लेकिन ज्यादा काम नहीं है। मैं शाम की फ्लाइट से 5-6 बजे तक जरूर लौट आऊंगा। क्या तुम मेरे लिए गाओगी सुमन? मन प्राणों से गाऊंगी। तो फिर पक्का रहा, कल शाम। कल शाम। और वादा करके भी वो आज शाम को घर नहीं पहुंचे। म्यूजियम के काम की वजह से रुकना पड़ा। तो उनके जीवन में मेरा कोई महत्व नहीं है। मैं बेकार हूं, महज मन बहलाव की चीज हूं। सिर्फ एक पत्नी हूं मैं। मेरा अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं। जैसे शादी से पहले मुझे फिल्म स्टार बनने का चांस मिल रहा था, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। अब शादी के बाद लेक्चरर बनने का चांस आया तो पति ने मना कर दिया। तो इसका मतलब है कि मैं दूसरों की इच्छा अनिच्छा की दासी बनकर अकर मन में बैठी रहूं? नहीं नहीं नहीं, ये स्थिति असह्य है, एकदम असह्य है। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? इस तरह तुम मम्मी। तुझे किसने कहा था मेरे पास आने को? विजय चले जा यहाँ से, वरना मैं कहती हूँ तो चले जा यहाँ से। मम्मी, सुमन तो बिल्कुल ठीक नजर आती है। मेरी भी यही राय है। आनंद की आशंका निराधार है, वो कभी कभी ज्यादा सोचने लगता है। सुमन के ही कारण तो उसका घर इतना सुंदर और सुखी है। वो चाय नाश्ता लेकर आ रही है। सुमन, तुम्हें ये सब कष्ट नहीं करना चाहिए था। चाय के साथ केक, बिस्कुट, समोसे। अरे तो कुछ भी नहीं। लीजिए ना, शुरू कीजिए ना जोसेफ भाई, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। निर्मला, ये समोसा लो। वाह, क्या उम्दा चाय है। सुमन बहन, तुमने कॉलेज में होम साइंस की लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? सुना है कि उन्होंने ऑफर भी भेजी थी, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। बस यूं समझो कि कुछ मजबूरी थी। लेकिन आनंद ने तो बताया कि तुमने
खुद ही नौकरी करने का अपना निश्चय बदल लिया? हाँ। क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने आपसे ऐसा कहा? हाँ, हमारी समझ में ये बात नहीं आई। अगर तुम कहो तो मैं प्रिंसिपल से। जी नहीं, तुम कृपया अपनी उस प्रिंसिपल सहेली से कह दो मैं नौकरी नहीं कर सकती, मैं अपना निश्चय नहीं बदल सकती। ऐसा ना कहो सुमन, हाथ आई नौकरी ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए। हम आनंद बाबू से भी कह देंगे, वो तुम्हें मना लेंगे। वो मुझे आदेश नहीं दे सकते। कम से कम वो आपको समझाने की कोशिश तो करेंगे। वो मैं ये बकवास अब और सहन नहीं कर सकती। आपके सुझाव के पीछे जो मजाक छिपा है ना, उसे मैं खूब समझती हूँ। यकीन कीजिए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। आप हमारे मित्र होने का दम भरते हैं, बिना पूरी जानकारी के आकर आप बकवास करने लगे। जाइए, कृपया मुझे अकेली छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ चले जाइए यहाँ से। जाइए। सुमन, ये क्या कह रही हो? आनंद बाबू, आप ठीक मौके पर आए। तुमने इनसे कहा कि कॉलेज में नौकरी करने से खुद मैंने इनकार किया। इतना बड़ा झूठ। खुद मुझे मना किया और तुमने इनसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तो आज तुम्हारा झूठ पकड़ा गया और अब ये लोग जले पर नमक छिड़कने चले आए। ये तुमसे अनुरोध करने वाले हैं कि तुम मुझे कॉलेज में नौकरी करने का हुक्म दो। ये सोचते हैं जैसे मेरी अपनी तो कोई हस्ती नहीं। मैं तो एक खूबसूरत गुड़िया हूँ जिसका अपना कोई दिमाग ही नहीं है। मैं पूछती हूँ, मेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? सुमन, तुम। हाँ, तुम हो। सारा दोष तुम्हारा है। तुम हमेशा से स्वार्थी बने रहे। तुमने कभी दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें सिर्फ अपने करियर, अपने भविष्य, अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है। तुम्हें अपने पर शर्म आनी चाहिए। तुम अपने आप को पढ़ा लिखा और सभ्य समझते हो, लेकिन दरअसल तुम वेशी हो तुम। ईश्वर, मुझे क्यों जन्म दिया तूने? क्या ये सब अपमान सहने के लिए? नहीं, अब मुझसे सब कुछ सहन नहीं होगा। मुझसे कुछ आई एम सॉरी आनंद, हमें खेद है। अनजाने ही हमसे उनका शायद अपमान हुआ। हे भगवान, सुमन का वो रूप। मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही थी। फूल सी कोमल, सरल और सभ्य सुमन का इस तरह चंडी रूप धारण करना, मैं तो डर गई थी। ये परिवर्तन कैसे हुआ? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी तो अकल चकरा गई। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जोसेफ, मैं इस घटना के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ। नहीं, माफी की क्या बात है? हे भगवान, बेचारे सुमन की भगवान रक्षा करे। मुझे तो लगा जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ा। आनंद, तुम किसी डॉक्टर की राय जरूर लो। हाँ, इस फूल से सुमन को बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। देखिए मिस्टर आनंद, अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर मेरी तो यही सलाह है कि आपकी पत्नी के दिमाग का ऑपरेशन किया जाए। दिमाग का ऑपरेशन? हाँ, इस तरह का ऑपरेशन विदेशों में बड़ा आम हो गया है और डॉक्टरों को इसमें काफी सफलता भी मिली है। ऑपरेशन से दिमाग के उन टिश्यूज को इनएक्टिव कर दिया जाता है जिनका ताल्लुक इमोशनल आउटबर्स्ट से होता है। और कोई इलाज नहीं? नहीं। हाँ, एक बात बता दूं, ऑपरेशन कामयाब होगा या नहीं इसके चांसेस 50-50 हैं। पति होने के नाते आपको निर्णय लेना होगा। यू हैव टू डिसाइड इट। नो, नहीं, बिना अपनी पत्नी से पूछे मैं कोई निर्णय नहीं ले सकूंगा। आपकी मर्जी, लेकिन एक सलाह मैं दूंगा, जहां तक हो सके अपने बच्चे को अपनी पत्नी से दूर रखिएगा। क्या? बताते क्यों नहीं? विजय कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? तुमने उसे कहाँ भेज दिया? बोलते क्यों नहीं? सुमन, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि विजय मिस्टर जोसेफ के घर पर है। उसका वहां बच्चों के साथ मन लग गया है। आज या कल आ जाएगा। तुम चाहते हो मैं इस बात पर विश्वास कर लूं? डियर, जरा शांति से बात करो, शांति से। विजय वहां बच्चों के साथ बहुत खुश है, वो लौट आएगा। मैं कहती हूँ तुमने उसे उसकी माँ से जबरदस्ती छीनकर अलग कर दिया है। नहीं सुमन, ऐसी बात नहीं है। तुम जरा उदास और परेशान थी,
विजय को शरारती हो गया है। मैंने सोचा अगर विजय तुम्हें कुछ दिन तंग ना करे ये तो... सब बकवास है। विजय मेरे शरीर का अंग है, मेरे प्राणों का प्राण है। एक भोंडा बहाना करके तुम्हें उसे मुझसे अलग करने का क्या अधिकार है? बोलो, क्या अधिकार है तुम्हें? ओह, सुमन, सुमन, मुझसे भूल हुई। मैं माफी चाहता हूँ, चुप हो जाओ। मैं विजय को अभी जाकर वापस लाता हूँ। हाँ, अभी जाओ, जल्दी जाओ। अरे, तुम विजय को ले आए तो हमारे तोते की खुशी भी लौट आई। हाँ, आज हमारा तोता बहुत खुश नजर आ रहा है। और सुनो, हाँ? पता है विजय ने जोसेफ के घर से आने के बाद किस चीज की मांग की? किस चीज की? वो अपने साथ खेलने के लिए एक लल्ली बुनी बहन चाहता है। अच्छा सुमन, तुमने अपने पिता की चिट्ठी पढ़ी? वो तुम्हें बुला रहे हैं। कुछ दिनों के लिए उनके पास क्यों नहीं चली जाती? तुम मुझे इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकते। सुमन, ये क्या कह रही हो? तुम तो मेरी प्रेरणा हो। तुम्हारे बिना मैं अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, जब तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हो तो मेरा हृदय... मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ आनंद। आज सुबह जब तुम डॉक्टर से फोन पे बातें कर रहे थे ना, वो मैंने सुन ली थी। क्या? तुम डॉक्टर को फोन कर दो। मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। सुमन, ये मेरा निर्णय है। मैंने अपनी इच्छा से ये निर्णय लिया है। मैं अपने दिमाग का ऑपरेशन कराऊंगी, और अगर मैं बच गई तो... अरे, रोने लगे? अरे, पुरुष होकर रोने लगे? सुमन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं जोसेफ, क्या टाइम हुआ है? हॉस्पिटल की घड़ी 8:15 बजा रही है। ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर ने बताया तो था, यही कुछ 6 घंटे। हे भगवान, लंबे 6 घंटे। आनंद भाई, ओह, निर्मला जी, मैं आपके घर से ही आ रही हूँ। ये लीजिए टेलीग्राम। टेलीग्राम? जी। जोसेफ, देखना तो। जरूर ही म्यूजियम की गवर्निंग काउंसिल की होगी। वही तो है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आनंद, आखिरकार उन्होंने तुम्हारी योजना स्वीकार कर ली। भाई साहब, बधाई हो, ये बहुत ही शुभ है। धन्यवाद। और मुझे क्या चाहिए? उधर सुमन ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुई, और इधर मेरे कैरियर की सबसे बड़ी इच्छा, एम्बिशन भी पूरी हो गई। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। क्यों जोसेफ? इस ऑपरेशन के बाद तो कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होगी? अरे बिल्कुल नहीं। सुमन फिर पहले जैसी सुमन बन जाएगी, बिल्कुल नई खिली कली सी। जोसेफ, जानते हो सुमन ने आज सुबह घर से चलते वक्त क्या किया? क्या किया? चुपचाप जाकर पिंजरा खोल दिया और तोता उड़ गया। अरे, वो तोता उड़ कैसे गया? मुझे तो अच्छी तरह से याद है, तुमने उसके पंख कतर दिए थे। इस बीच उसके नए पंख निकल आए थे। पिंजरे से निकलते ही वो तोता आसमान की ऊंचाइयां नापने लगा। सुमन ने ठीक ही तो किया। पिंजरे में बंदी तोते का दृश्य उसे अच्छा नहीं लगता होगा। जोसेफ, देखो तो, कोई ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल रहा है। डॉक्टर का कोई असिस्टेंट जान पड़ता है। अरे, वो तो फिर अंदर चला गया। ओह, जोसेफ, वो जो घूमती हुई मूर्तियों और पल पल बदलती हुई रोशनी वाले गतिशील म्यूजियम की मेरी योजना स्वीकृत हुई है ना, जानते हो इसका विचार मेरे मन में कैसे आया? अरे दोस्त, तुमने कभी अपने ट्रेड सीक्रेट्स मुझे बताया ही नहीं। ये विचार भी सुमन की ही देन है। उसे जब मैं घर में एक जीती जागती रूप की प्रतिमा की तरह घूमती हुई, हंसी खुशी बिखेरती हुई देखता था, तो मुझे सोचा कि म्यूजियम में भी ऐसी गति और चंचलता होनी चाहिए। हो आनंद, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यू आर वेरी लकी जो तुम्हें ऐसी जीवन संगिनी मिली। हाँ,
वो अक्सर मुझसे मेरी योजना के बारे में विचार विमर्श किया करती थी, लेकिन इधर जब वो मानसिक संतुलन खो बैठी तो चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। जोसेफ, मुझे लगता है जैसे मेरी ही गलती से सुमन बीमार हुई है। तुम्हारी गलती से? हाँ, मेरे मन में एक संदेह है। कैसा संदेह? कहीं मैं अपने व्यवसाय की सफलता के लिए इतना स्वार्थी और आत्म केंद्रित तो नहीं हो गया था कि सुमन की भावनाओं की अवहेलना करता रहा, उसके अस्तित्व की उपेक्षा करता रहा। आनंद, बेकार ही अपने को दोष मत दो। तुम्हारी पत्नी का रोग खानदानी भी हो सकता है। नहीं, लेकिन संदेह तो है ही। मैं सोचता हूं क्या मैंने सुमन के प्रति न्याय किया है? उस सुमन के प्रति जो संवेदनशील है, प्रतिभाशाली है, शक्ति संपन्न है। आनंद, तुम खुद को बेकार ही कोस रहे हो। जहां तक मैंने देखा है, तुम बहुत ही सहृदय पति रहे हो। क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो जोसेफ? हाँ, तुम ऐसा ऊल जलूल विचार अपने दिमाग से निकाल दो, ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हाँ, ऑपरेशन थिएटर में इतनी देर क्यों लग रही है? लगता है ये दिमाग का ऑपरेशन अनिश्चित समय तक चलता रहेगा। समझ में नहीं आता कि डॉक्टर सुमन को परेशान करने वाले दिमाग के तंतुओं को खोज पाएंगे कि नहीं। जरा धीरज रखो आनंद। जोसेफ, तुमने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? मैंने सुनी, सुमन की आवाज। नहीं, हंसी, सुमन की ऊंची और स्पष्ट हंसी। वो मुझ पर हंस रही थी। आनंद, तुम्हें वहम हुआ है, मैंने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। तुम अपना दिमाग इस तरह के वहम से खराब मत करो। तुम अभी हॉस्पिटल में हो और इस तरह जोसेफ, मैं इस जगह से भाग जाना चाहता हूँ, बहुत दूर। बात क्या है? मैं अब और सहन नहीं कर सकता। आओ यहाँ से चले। कैसे चले? ऑपरेशन अभी खत्म कहाँ हुआ है? ऑपरेशन कभी खत्म नहीं होगा। ये सदियों से चला आ रहा है। हर देश और काल में नारी का ये ऑपरेशन होता रहा है। आनंद, हो रहा है। आनंद, अपने आप को संभालो। ऑपरेशन टेबल पर मेरी सुमन नहीं है, वो कोई दूसरी औरत है। वो एक बूढ़ी औरत जैसी दिख रही है। आनंद, डॉक्टर लोग उसकी आकांक्षा, आत्मतुष्टि की आंतरिक अभिलाषा को दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। उसकी आत्मा के मूल धरातल को मिटा देने के लिए वो उसके मस्तिष्क की चाकुओं से छानबीन कर रहे हैं। प्लीज। ये सब कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? मैं करा रहा हूँ। मैंने ही डॉक्टरों को उकसाया। आनंद, सभी युगों के सभी पुरुषों ने नारी को बंधनी बनाए रखने के लिए उसके दिमाग की ऐसी चीरफाड़ कराई है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ये मैंने क्या किया? बंद करो, बंद करो ये ऑपरेशन, बंद करो। आनंद, चिल्लाओ मत, ये हॉस्पिटल है। नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आनंद, प्लीज। उनकी रंग भरी हंसी मेरा पीछा कर रही है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे आनंद, अरे आनंद, तुम कहाँ जा रहे हो? आनंद, आनंद। कली बावली। अभी आप श्री एस कंदस्वामी के मूल तमिल नाटक का ये हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री भंवरलाल जोशी ने किया। संपादक और निर्देशक थे चिरंजीत, सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे बीना होरा, अनिल सहगल, सुधीर आहूजा, अरुणा कपूर, राम मैनी, अभिनव चतुर्वेदी और गायिका नलिनी कुमारन। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा
आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया